गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 2 लेक्चर आप देख चुके हैं फ्रिक्शन का, जिसमें बेसिक बताया है फ्रिक्शन का। आज थोड़ा सा और बेसिक चलेगा, थोड़ा सा और आगे जितना बताया है उससे आगे। ठीक है, पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो आगे समझने में आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम बता चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब कवर हो चुका है। ठीक है ना। आज उसके आगे देखेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखते हैं पहले एंगल ऑफ रिपोज। देखिए, इससे पहले आपको क्या बताया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या आ रहा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका, tan phi इक्वल टू FY या FSY और एंगल ऑफ फ्रिक्शन phi इक्वल टू आपका आ रहा था tan इनवर्स FSY या। अभी हमको आ गया एक नया टर्म कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज ये हम लोग को जानना है कि क्या है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आपको गेट में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई भी हम लोग ब्लॉक ले रहे थे या बॉडी ले रहे थे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहे थे। तो फ्रिक्शन केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होगा, केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होगा, इंक्लाइन प्लेन में नहीं होगा, इंक्लाइन प्लेन में भी होगा। ठीक है ना। तो अगर कोई इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्लॉक है, मान लीजिए इस ब्लॉक का नाम बी दे रहे हैं। ठीक है, कोई इंक्लाइन प्लेन में हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्लॉक बी है जो कि इक्विलिब्रियम में है, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अंडर फ्रिक्शन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा इंक्लाइन वो क्या होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्लियर है। ठीक है, कोई ब्लॉक जब इक्विलिब्रियम में है इंक्लाइन प्लेन में, तो हॉरिजॉन्टल से वो प्लेन जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब देखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज और फाई मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, देखिए, मान लिया कोई ब्लॉक है, इसका कोई वेट होगा, तो वेट कहाँ एक्ट करेगा, ध्यान दीजिए कि ब्लॉक जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो अज्यूम करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इसमें जो जो डाटा हमको मिलेगा वो सब हम लगा के इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग यूज करेंगे और वो यूज करके एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। देखिए, इसका कोई वेट होगा
वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ना। मगर नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन जानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। प्लेन के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसी नॉर्मल रिएक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन को हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। पढ़े थे ना कि कोई भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहता है? सेम ही रहता है, करते हैं ना, तो वो हम लोग कर लिए। ठीक है, अब देखिए बाई ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ये अल्फा इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। ज्योमेट्री के अनुसार ये होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो 10th का थ्योरम देखिए। ये इंक्लाइंड एंगल क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से अल्फा एंगल बना रहा है, और ये इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपका बराबर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? पता? आप देखिए, मान लिया ये कोई फोर्स यहां पे लग रहा है आपका P, ठीक है, सॉरी ब्लॉक है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ये ब्लॉक है, ब्लॉक आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड जाने का कोशिश करेगा, तो इसको इक्विलिब्रियम में रोके हुए कौन है? फ्रिक्शन फोर्स ही रोके हुए है ना। तो आपको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगा, और लगा ना। आप देखिए वेट को नॉर्मल रिएक्शन में इसको तोड़ेंगे, डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आपको पता है कितना है? नहीं ना पता है। ठीक है, तो वेट को जब हम लोग इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा? W cos अल्फा आएगा। वेट को जब इस कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो W cos अल्फा आएगा। सेकेंड कंपोनेंट क्या आएगा? सेकेंड कंपोनेंट यहां से W sin थीटा आएगा, जो कि ये परपेंडिकुलर के, सॉरी ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या आ जाएगा? W sin अल्फा। क्लियर है? आज समझ में? देखिए इस वेट को इस प्लेन के अनुसार, इंक्लाइंड प्लेन के अनुसार हम लोग डिसॉल्व कर दिए। क्यों डिसॉल्व कर दिए? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमको पता नहीं था। इसको डिसॉल्व करके हम लोग इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगाएंगे और नॉर्मल रिएक्शन का पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या? प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ऊपर लगेगा फोर्स, लगेगा ना। ठीक है, तो देखिए ये प्लेन के नीचे, इस प्लेन के नीचे इस डायरेक्शन में W cos अल्फा लग रहा है, तो इसी का रिएक्शन होगा ना। रिएक्शन को ही नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना। प्लेन के परपेंडिकुलर है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो N इक्वल टू हो जाएगा W cos अल्फा। क्लियर है? फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स ही इसको बैलेंस किए हुए हैं, फ्रिक्शन फोर्स ही बैलेंस किए हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा? A इक्वल टू W cos अल्फा, और फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा? W sin अल्फा। इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2 मान लीजिए। कहां से आया दोनों? इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई किए, इतना इधर इस ओर जितना फोर्स लग रहा था इक्वल टू उस ओर जितना फोर्स लग रहा था। ठीक है, ये बड़े थे ना, समेशन F और समेशन Fy इक्वल टू 0, यही तो लगाए हैं। केवल किसके लिए लगाए हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए नहीं, बस आपको इंक्लाइंड प्लेन के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों का समेशन 0, तो हमारा ये आ गया। ठीक है,
जितना अपसाइड फोर्स लग रहा है जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसका समेशन 0xy, तो ये आ गया। क्लियर है दादा? ठीक है, आप देखिए क्या करते हैं, सब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? 2y1 है ना, तो ये F इक्वल टू W साइन अल्फा डिवाइडेड बाई N इक्वल टू W कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देंगे। F बाई N इक्वल टू W कैंसिल, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा। ठीक है, इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं किए, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा दिए, इक्वेशन 1 2 मान लिए और 2 को 1 से डिवाइड कर दिए। आया समझ में? अब देखिए आगे क्या होता है। आगे आपको क्या है? tan phi इक्वल टू f बाई n मालूम है, इक्वेशन 4 मालूम है ना जी? मालूम है ना? और क्या होता है? f बाई n इक्वल टू म्यू भी होता है ना, इक्वेशन 5 मालूम होता है ना। आप देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 ये तीनों को कंसीडर कीजिए। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को यहाँ पे एफएस लगाए होंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी मूव हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना, या सिंपली इसको एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूवेबल वाला आएगा ना, हम लोग डायनेमिक कंसीडर करेंगे या काइनेटिक कंसीडर करेंगे। अभी तक तो क्या है? बॉडी आपका स्टेबल है, बॉडी स्टेबल रहता है, वहां पे फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें कहीं बॉडी मूव कर रहा है, सब वही होगा ना, सब या तो सब स्टैटिक ही होगा। ठीक है, वही कंसीडर कीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है? आपको डाउट है? ठीक है, आप देखिए 3 4 और 5 को कंसीडर कीजिए। 3 4 और 5 को कंसीडर कीजिए। क्या आता है आपका? क्या आता है? नहीं दिमाग गया? देखिए बहुत आसान है। tan phi इक्वल टू f बाई n। अब f बाई n देखिए, ये f बाई n ही है ना, f बाई n इक्वल टू tan अल्फा लिख सकते हैं, इक्वल टू tan अल्फा। और क्या है? f बाई n इक्वल टू म्यू है ना, म्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब बॉडी स्टेबल हो तो ये आप लिख सकते हैं स्टार मार्क। अब इससे बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। जब बॉडी हमारा स्टैटिक है, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन में हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, ये इक्वेशन यूज होगा। ये इक्वेशन यूज करके हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। मगर क्या कंडीशन है कि बॉडी आपका मूव नहीं करना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ये काम करेगा। ठीक है ना? जब बॉडी आपका स्टेबल है तब काम करेगा। देखिए रिलेशनशिप कैसे दोनों में स्थापित होगा। तो क्या बोले थे, हमको क्या फोकस हमारा था कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशनशिप है। इतना काहे लगी दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए ना। आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा क्या माने थे, एंगल ऑफ रिपोज लिए थे, दोनों में संबंध आ गया। क्या संबंध आ गया? tan phi इक्वल टू tan अल्फा। तो phi इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, अल्फा होगा ना जी, phi इक्वल टू अल्फा होगा ना। इसको मिटा रहे हैं, phi इक्वल टू अल्फा। मतलब क्या? जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, जब बॉडी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप कह सकते हैं। दोनों सेम होगा। क्या? जब बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में हो तब मूव करते रहेगा, स्लाइड करते रहेगा तब नहीं। ठीक है ना? तब बदल जाएगा आपका इक्वेशन। हम क्या मान के लिए थे? इक्विलिब्रियम मान के लिए थे। इक्विलिब्रियम मान के लिए थे तब f इक्वल टू sin अल्फा हुआ था। अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा, फ्रिक्शन फोर्स को
ग्रेटर होगा तब तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई इधर फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है, तो भी क्या हो जाएगा, अगर कोई फोर्स P लगा देते हैं, P फोर्स से इसको क्या है अपवर्ड की ओर खींचते हैं, तो वो अगर फ्रिक्शन फोर्स से ओवरकम कर जाएगा तो क्या है अपवर्ड मूव करने लगेगा। उस केस में क्या फ्रिक्शन फोर्स और ये अलग अलग आपका होगा, ठीक है। तो उस केस में ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको उस केस में चेक करना पड़ेगा, हर केस के लिए जो भी कंडीशन लेंगे उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा हमेशा किसके, जब बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में हो तब, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात लाइक शेयर करिए चाहे नहीं, समझ करके पढ़िए, शेयर करने से कुछ नहीं होगा। पसंद आता है समझ में आता है तो शेयर करो, नहीं समझ में आता है तो फिर से देखो, ठीक है ना। और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर व्हाट्सएप जिंदाबाद, क्लियर है, ठीक है।